आज हम क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का ये लेबनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये लेबनम टॉप और गोल्डन फिश, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। वन इज अ ट्री एंड अनदर इज अ बर्ड। हाउ दीज टू डिफरेंट क्रिएचर्स of the nature develop some relationship between them, and these relations become alive, and these things has been explained in the poem. And now you can see these two things are very clear. One is whatever you are seeing in the upper portion of the photo, that is golden fish, a bird, and another is a laburnum tree. These two things are very clear from the picture, and it is very necessary to see these two pictures of tree and the bird so that you can understand very well. So therefore I have parted our explanation in three parts. The first part is to understand the meaning. कौन कौन से शब्द इसमें प्रयोग में आए हैं पोएम में, जिसका मीनिंग आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद इसका समरी और द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द एक्सप्लेनिंग द पोएम। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जल्दी जल्दी बर्ड के बारे में देख लेते हैं। जैसे ट्विचिंग, इसमें बोलते हैं सडन जर्क मूवमेंट को बोलते हैं। स्लिक मतलब स्मूथ होता है, अब्रप्ट मतलब सडन होता है। चीटरिंग मतलब होता है टू मेक ए चैटरिंग साउंड। ट्रिलिंग मतलब टू प्रोड्यूस ए चर्पिंग साउंड। स्टोक मीन्स टू ऐड फ्यूल। फ्लर्ट आउट मतलब टू लीड ऑन टू। बेयर्ड मतलब स्ट्रैपी। सबसाइड मतलब डिमिनिश। ईयरी मतलब बियर्ड एंड स्ट्रेंज। अब हम पोएम पे आते हैं। पोएम का स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये लेबनम ट्री और जो गोल्डन फिंच है, इसके इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उसमें ये जैसे ही शुरुआत होता है ना, जैसे शुरू करते हैं हम पहला पारा, जैसे द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो ये जो हम लोग यहाँ जो लेबनम ट्री है, उसको हम लोग पॉपुलर नाम अमलतास का पेड़ बोलते हैं, जिसको कासिया फेस्टूला कहते हैं, और इसका गोल्डन सोअर ट्री भी बोला जाता है। ये जो लेबनम टॉप लिखा गया है, उसके राइटर टेड ह्यूजेस हैं। वो 16 साल की उम्र में ही सबसे पहला पोएम उसने प्रकाशित किया, जिसका नाम था वाइल्ड वेस्ट इन 1946। ये लंदन के हैं और यॉर्कशायर में इनका जन्म हुआ था। और ये शुरू से ही इनका जानवरों के प्रति काफ़ी प्रेम था, और दैट्स वाई ही हैज़ स्टार्टेड राइटिंग पोएम डीलिंग विथ द ट्री एंड आ बर्ड। तो अब पोएम पे चलते हैं कि लेबनम टॉप, लेबनम का जो पेड़ है बिल्कुल साइलेंट है और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब सितंबर का महीना का चर्चा इसमें इसलिए किया गया है कि उस समय ऑटमन का सीजन रहता है, और सनलाइट बिल्कुल येलो, और वो जो पेड़ है, जैसा कि मैंने कलर आपको शुरू में दिखाया, वो पेड़ का कलर बिल्कुल येलो होता है। एंड ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसका कुछ पत्ते बिल्कुल येलो होते ही जा रहे हैं और उसके बीज गिर गए हैं। और इसके बीज का चर्चा इसलिए यहाँ किया गया कि इसका जो बीज होता है वो बिल्कुल जहरीला होता है, वो पॉइजनस होता है। और उसी पॉइजनस बीज वाले पेड़ के बीच में ये जो है गोल्ड फिंच बर्ड अपना घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, और उसी के बारे में आगे एक्सप्लेनेशन किया गया। अब चलते हैं सेकंड पारा में। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए startlement at a branch, and then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startup of chitterings and a tremor of wings and the trillings, the whole tree trembles and thrills। इस पैराग्राफ के द्वारा पोएट ये बताना चाहता है कि जैसे ही गोल्ड फिंच चिड़िया आती है, ए ट्विचिंग चिरप,
मतलब एक सडन जर्क मूवमेंट होता है पेड़ में, ए सडननेस, एक बिल्कुल अचानक उसमें कुछ होता है, फिर स्टार्टलमेंट, एक शॉकिंग होता है एट अ ब्रांच, जैसे चिड़िया गोल्ड फिश चिड़िया वापस अपने घोंसले के पास आती है तो धीरे धीरे उसमें वो थरथराहट, उसमें वो वाइब्रेशन होता है, और चिड़िया इतना धीरे से स्लीप एज ए लिजर्ड, इतना स्मूथली जैसे लिजर्ड आता है, उतना अलर्ट और उतना सडन रूप से आती है, और वो पेड़ों के जो थिकनेस है उसके अंदर पहुंच जाती है। और मशीन स्टार्टअप, यहाँ पे मशीन का तुलना इसलिए किया गया है कि जैसे मशीन मशीन को स्टार्ट करने के लिए तो जैसे ही चिड़िया वहाँ पास पहुँचती है तो उसके घोंसले के सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे चर्पिंग साउंड इतना मीठा स्वर में करने लगते हैं, जिससे पूरा वहाँ पे पूरे पेड़ में ट्रिमोर्स, ट्रिम्बल और थ्रिलिंग एक्साइटमेंट आ जाता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको वो खाना देना शुरू करती है। फिर नेक्स्ट पारा में आते हैं, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन ऑफ हर फैमिली कहने का मतलब ये होता है कि वो फैमिली को चलाने के लिए सबसे आगे का वो मशीन है जो उस परिवार को खींचता है। इन द सेंस ही स्टोक्स इट्स फूल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो पहुंचता है वो अपने परिवार का इंजन है, परिवार को चलाने वाला है, परिवार को का भरण पोषण करने वाला है। ही स्टोक इट्स फुल, उसमें वो पूरा फ्यूल, जैसे फ्यूल गाड़ी में इंजन में डाला जाता है उसको चलाने के लिए। इन द सेम वे पक्षी जो है गोल्ड फिंच बर्ड, वो अपने बच्चों को खाना पूरा खिलाती है, और उसके बाद धीरे धीरे शाखा के किनारे, पेड़ के जो शाखा डाली है उसके किनारे चली जाती है, शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। वो ये बताना चाहती है कि ये उसका बर्ड का फेस, उसका आइडेंटिटी हो गया और वो सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन हो गया। और द लास्ट पारा में पोएट ये बताना चाहता है, देन द एरी डेलिकेट विसिल चर्प्स ऑफ विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लैब्रोनम सबसाइड टू एम्प्टी। और जैसे ही उसका जो फाइन जो चिड़िया के बच्चों का जो आवाज़ होता है, वो मीठा स्वर जब चहचहाने लगता है, एक अजीब सा स्वर, मीठा स्वर गूंज उठता है, और इसी बीच में वो चिड़िया को लगता है कि अब हमें फिर आकाश में उड़ना होगा, अनंत आकाश में उड़ना होगा। और वो चिड़िया वहाँ से लॉन्च हुई, वहाँ से वो उड़ के आकाश में चली जाती है। और इस तरह से लैब्रोनम सबसाइड टू एम्प्टी, इट मीन्स कि लैब्रोनम का पेड़ फिर जैसे जैसे साइलेंट क्विट स्टिल शुरुआत में था, फिर वैसे ही शांत आ पड़ा। कहने का मतलब कि ये कहानी में एक चिड़िया है और एक पेड़ है, लैब्रोनम ट्री है। वो शुरू में भी शांत है, जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड आती है तो ये फिर चहचहाने, इसमें कुछ नयापन आ जाता है, इसमें एक नया जिंदगी आ जाता है, इसमें रक्त का संचार हो जाता है, जैसे लगता है पेड़ जीवंत हो उठा, वो अलाइव हो गया पेड़, और पेड़ में एक नया लाइफ दिख पड़ता है। वहाँ का वातावरण एकदम जीवंत हो जाता है। और जैसे ही फिर चिड़िया इंजन में फ्यूल डालने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद जैसे ही उड़ जाती है, फिर माहौल वैसे ही शांत शून्य ऐसा हो जाता है। ये रिलेशनशिप, दिस इज़ द हाईएस्ट इमेजिनेशन ऑफ द टेड ह्यूजेस, जो इसके कवि हैं, और वो पेड़ और चिड़िया के बीच में इस तरह से इन्होंने रिलेशन का बखान किया। अब आते हैं हम इसके लास्ट पोर्शन में, जो है लिटरेरी डिवाइस। जब भी कोई पोएट कोई कविता लिखता है तो उसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस पोएम में, ये पूरा पोएम देखने से ये हमें पता चलता है कि इसमें कोई राइमिंग्स नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है। अब बोलिए फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स क्या है? देर आर सम प्रिविलेज दैट हैड बीन गिवन टू अ पोएट हाउ ही वांट्स टू राइट द पोएम। तो ये फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। अब आते हैं इसके पहले लिटरेरी डिवाइस पे, जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ऐसा वर्ड होता है जो सेम कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ना। जैसे इस पोएम में हम देख रहे हैं सितंबर और सनलाइट, जैसे दूसरा लाइन है पोएम का सितंबर और सनलाइट, तो इसमें भी एस कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी एस दो साउंड है।
फिर इसके आगे आगे हम देखते हैं द थिकनेस, दोनों का स्टार्टिंग लाइन टी टी है। इन द सेम वे सडननेस एंड स्टार्टलमेंट, दोनों एस एस साउंड है। तो दीज रिपीटिशंस ऑफ सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है जिसको सिमिली बोलते हैं। स्लीक एज ए लिजर्ड, जब लायक चीज़ का हम कंपेयर करते हैं, लिजर्ड जैसे पेड़ में धीरे से ससर जाते हैं, तो उसके उस गुण का जब हम तुलना करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं। द थर्ड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज मेटाफोर। जैसे यहाँ पे मेटाफोर क्या हुआ, तो जैसे मशीन का नॉइज है ना, मशीन के नॉइज का तुलना नेस्ट से किया गया। नेस्ट में क्या है, छोटे छोटे यंग वन जो बर्ड है उसके नॉइज आते हैं। तो इसके जब दो चीज़ के गुण का, टू थिंग्स क्वालिटी का, जब हम उसके गुण का जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम लोग मेटाफोर करते हैं। उसके बाद है ओनोमैटोपोइया। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसका रिप्रेजेंटिंग साउंड्स लाइक ट्रिलिंग, चिटरिंग्स, व्हिसिल, चर्प, फिस्परिंग, वैसे वर्ड जिससे साउंड का अलग अलग जो मीनिंग, साउंड अलग अलग तरह का आवाज़ क्रिएट होता है, उसको हम लोग ओनोमैटोपोइया बोलते हैं। जैसे इसमें जो चिड़िया के आने जाने से जो ट्रिलिंग हो रहा है, चिटरिंग हो रहा है, व्हिसिल, चर्प, व्हिस्परिंग हो रहा है, उसको ये बोलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। जैसे कंसोनेंट्स है, इसमें है रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड जैसे हम देखेंगे कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इसमें ये पोएम में ये लिखा हुआ है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ द में टी, ट्री में टी, ट्रेम्बल्स में टी और थ्रिल्स में टी। तो ये टी रिपीटिशन ऑफ टी साउंड जो है कंसोनेंट साउंड, उसको हम लोग कंसोनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है द अदर नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एजोनेंस। जब किसी पोएम में जब रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड होता है, एक ही वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम लोग एजोनेंस कहते हैं। जैसे इस पोएम में हम लोग देख रहे हैं इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि आई 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 वर्ड का जो वॉवेल साउंड है हमेशा ही वो रिपीट हो रहा है, तो इसको एजोनेंस बोलते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड, यू मे नो और यू मे नॉट नो, लेकिन चलिए हम देखते हैं, इसको इंजॉयमेंट बोलते हैं। जब हम पोएम का शुरुआत यहाँ पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन को देखते हैं, द लेब्रोनम टॉप इज साइलेंट कॉमा क्विट स्टिल। उसके बाद ये दूसरा लाइन शुरू हो गया कैपिटल लेटर से, लेकिन यहाँ पे ना पंक्चुएशन है, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है। इन द सेम वे जो सेकंड पैराग्राफ है, टिल द गोल्डन फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चर्प, लेकिन यहाँ भी कॉमा नहीं है। तो जब एक लाइन से दूसरा लाइन का हम लोग में जाते हैं और इस तरह का डिस्क्रिप्शन में कोई राइमिंग ना हो और कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं हो, तो उसको हम लोग इंजॉयमेंट बोलते हैं। और इस पोएम में जैसा कि मार्क आप यहाँ देख सकते हैं, पहले लाइन में है चर्पिंग के बाद है स्टार्टअप्स के बाद है ट्रेलिंग्स के बाद है, उसके बाद इंड के बाद है मार्क्स के बाद है। इस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें कितना इंजॉयमेंट है, तो ये जानकारी के लिए ज़्यादा है। और सबसे लास्ट ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ब इज ट्रांसफर टू अनदर नाउन, ठीक है, वर्ब को अनदर नाउन में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे यहाँ पे यूज किया गया है हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब ये होता है द बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। बर्ड का जो फेस है वो सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी हो गया और सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन हो गया। और इस तरह से ये पोएम लेवन टॉप का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। हम लोगों ने पूरा पोएम ये देखा 3 भाग में, पहले वर्ड मीनिंग, फिर एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस जो कि यहाँ पे यूज किया गया है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बाइंड अप करने से पहले
हम ये चाहेंगे कि आप खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और ये बताने का प्रयास कीजिए कि व्हाट डू यू रियली लर्नड, और आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिए। अगर आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन इंडिगो फॉर यू की तरफ से दिया गया जो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।